संघर्ष का युग। तो बच्चों आज हम जानेंगे संघर्ष का युग के बारे में। तो लगभग यह संघर्ष का युग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा था। ध्यान देना कि अरब का आक्रमण किस प्रकार से हुआ था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। याद रखना कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुह अल-बलदानी तथा चचनामा से मिलता है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिससे 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के पास देवर बंदरगाह को जीत लिया था और इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन शुरू किया था। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया था। मोहम्मद गजनवी सुबुतगीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध एवं विनाशकारी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 16वां युद्ध हुआ था या फिर 16वां आक्रमण हुआ था। गजनवी के आक्रमणकारों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया था और 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया था, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया था। जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया था कि उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन हिंदू शाही राजधानी वहिंद में 1008 से 1009 ईस्वी के आसपास महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था और मोहम्मद गजनवी ने घुड़सवार या धनुर्धरों के आक्रमण से शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया था और उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों पर विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर में अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूटा था। उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत्ती शिक्कन अर्थात मूर्ति भंजक के रूप में भी पेश किया था और उसके द्वारा सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया था। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भौरा के दुर्ग पर किया था। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल-बेरूनी भारत आया था और यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अल-बेरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्यायों और अनेक उपाध्यायों में विभक्त किया गया है। तो ध्यान देना कि महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात सेल्जुकों को शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पे राजपूत आता है। अब राजपूत राज्य उसके बाद आता है। तो ध्यान देना उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ है, जिसमें कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। राजपूत समाज का आधार कुल था और प्रत्येक कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज बताता था। 10वीं और 12वीं सदी के मध्य के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली में प्रधानता प्राप्त की गई है वह नगर शैली कहलाती है। इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। इस शैली के मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, उड़ीसा में भुवनेश्वर का मंदिर, यही सब मंदिर है। और इसी शैली की संपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर पर परिलक्षित है या फिर परिलक्षित करता है।
उड़ीसा में इस काल में मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर, जो 11वीं सदी और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया था। उसके बाद चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद ने मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था और गजनी के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। याद रखना कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था और वह जहाँ पे वो किया था वो मुल्तान पर किया था, जिसके पश्चात 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया था और यह मोहम्मद गौरी के भारत में प्रथम पराजय हुआ था। जिस समय मुइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को पदमारित कर रहा था, उसी समय मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा था, जिसका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। अब पृथ्वीराज तृतीय ने, ध्यान रखना कि पृथ्वीराज तृतीय जो 1178 से 1192 ईस्वी तक रहा था, तो पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त कर दिया था और इसी युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए अल्लाह और उदल नामक दो भाई वीर गति प्राप्त कर लोकगीत के नायक बने थे। उसके बाद आते हैं तराइन का युद्ध। अब हम जानने की कोशिश करेंगे तराइन की लड़ाई के बारे में। तो तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत खैबर हिंद पर दोनों के अधिकार को लेकर हुआ था। याद रखना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद पर दोनों के अधिकार को लेकर हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें गौरी की सेना बुरी तरह से पराजित हो गया था। उसके बाद सन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार और धनुर्धर भी शामिल थे। उसके बाद तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुए और भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया था और पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया था और इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया था। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों कि तराइन के युद्धों का वर्णन मिन्हाज उस सिराज ने किया गया है। याद रखना कि तराइन का युद्धों का वर्णन मिन्हाज उस सिराज में किया गया है। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली और मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखना कि तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया था और भारत का राजकाज अपने विश्वस्त मतलब जो उनके विश्वसनीय था गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था और 1194 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आया, जिसमें 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कनौज की ओर बढ़ा और कनौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गौरी के जयचंद के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयचंद पराजित हो गया था। याद रखना कि तराइन और चंदावर की लड़ाइयों में भारत में तुर्क शासन नींव डाली थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। उसमें खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या करके उनके विद्रोह का दमन कर दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है। यह मृत्यु 1206 में ईस्वी में होता है। इसके बाद उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त होता है। मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम यलदौज को गजनी का उत्तराधिकारी प्राप्त होता है और मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। याद रखना कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था
उसका नाम था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय मोहम्मद गौरी का दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हत्या कर दिया गया था। याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय मोहम्मद गौरी को दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हत्या कर दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही।